नमस्कार दोस्तों। अन अकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे जुड़कर कोई भी प्रतियोगी छात्र अ, वो किसी भी परीक्षा की तैयारी अपने घर रह के कर सकता है। यदि आप अन अकेडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और अनलिमिटेड ऐश का लाभ होगा। अन अकेडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जो गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आई एम एमपी शुक्ला, चेयरमैन अपेक्षा आईएएस प्रयागराज. I am guiding civil aspirant for the last 17 years for polity and constitution, for prelims and mains examination. I also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirant. Teaching and reading is my passion. It is my hobby. अन अकेडमी पर अ, देश के टॉप मोस्ट फैकल्टी जुड़े हुए हैं। अगर आप अन अकेडमी से जुड़ते हैं तो इन तमाम एजुकेटर्स के नॉलेज और एक्सपीरियंस का लाभ लेके आप अपने सिविल सर्विसेज के ड्रीम टारगेट पे अचीव कर पाएंगे। जैसे जो प्रमुख एजुकेटर्स हैं उनमें सुदर्शन गुर्जर हैं, मंडल पटेल हैं, प्रकाश कुमार हैं, मुदित गुप्ता हैं, रोमन सैनी हैं, आयुष सांघी हैं, अमन शर्मा हैं, दीपांशु सिंह हैं, आशीष मलिक हैं। यदि आप अन अकेडमी से जुड़ते हैं तो इन टॉप एजुकेटर्स के नॉलेज एक्सपीरियंस का लाभ आपको मिल सकेगा। अन अकेडमी 15,500 से अधिक कोर्सेस प्रोवाइड कराता है और इसका लाभ आपको तभी मिल सकता है जब आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, आप उसे सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद जो तमाम प्रमुख कोर्सेज हैं उनमें पॉलिटी है, कोऑर्डिनेंस है, आईआर है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनसीईआरटी समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेस इसमें बहुत सारे विषय के मेंटर्स और एजुकेटर्स आपको उसमें पर्सनली गाइड करेंगे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स है जिसकी एक बड़ी भूमिका है इन परीक्षाओं में, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी है, आंसर राइटिंग कोर्सेस। ये तमाम सुविधाएं आपको मिलेंगी और ये तभी आपको मिल पाएंगी जब आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करेंगे और उससे जुड़ेंगे। यदि आप अन अकेडमी द्वारा प्रोवाइड अन अकेडमी प्लस कोर्सेस को लेते हैं तो उसमें आपको जो बेनिफिट प्राप्त होंगे, जो लाभ प्राप्त होंगे, उसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपको मिलेगी, शेड्यूल्ड स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल आपको उसका लाभ मिलेगा। इसमें अन अकेडमी के द्वारा इन सारी फैसिलिटीज की जो एक शुल्क संरचना बनाई गई है, फी स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसमें 1 मंथ की फीस 9,000 रुपए है, 3 मंथ की फीस 22,500 रुपए है, 6 मंथ की फीस 40,500 रुपए है, 1 वर्ष की फीस 49,500 रुपए है, 2 वर्ष की फीस 72,000 रुपए है और 3 वर्ष की फीस 90,000 रुपए है। लेकिन यदि आप मेरे कोड एनपीएस 10 का यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, एनपीएस कोड के थ्रू अन अकेडमी को मतलब ज्वाइन करते हैं, तो इस फीस संरचना में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हैं जिसकी फीस 49,500 रुपए है और हमारा एनपीएस कोड 10 इस्तेमाल करते हैं तो ये फीस 44,550 रुपए हो जाएगी। लेकिन यदि आप अन अकेडमी के आइकॉनिक प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, उसे लेना चाहते हैं, तो ये सुविधाएं और बढ़ जाती हैं। जैसे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी,
अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपकी कराई जाएगी, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल का लाभ आपको होगा, और पर्सनल कोच, पर्सनल मेंटर जो स्पेशली आपको गाइड करेगा, पर्सनली आपको गाइड करेगा। डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, और स्टडी प्लानर की सुविधा आपको मिलेगी, पर्सनलाइज्ड फीडबैक की सुविधा आपको मिलेगी। इसकी फीस जो है वो 1 साल की 69,500 है, 2 साल की फीस 1,07,000 है, और 3 साल की फीस 1,41,000 है। लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS 10 का इस्तेमाल करते हैं तो इस फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे जो 2 साल की फीस है 1,07,000, अगर आप NPS 10 मेरे रेफरल कोड के थ्रू अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो ये फीस आपकी हो जाएगी 96,300 रुपये। तो ये एक बड़ी सुविधा दी गई है अनअकैडमी के द्वारा। यदि आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाकर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी 1 महीने की फीस 5,000 है, 6 महीने की फीस 22,500 है, 1 साल की फीस 27,500 है, 2 साल की फीस 40,000 है, 3 साल की फीस 50,000 है। यहाँ भी वो सुविधा अनअकैडमी की तरफ से आपको प्रोवाइड की गई है कि यदि आप मेरे कोड NPS 10 के थ्रू अनअकैडमी जुड़ते हैं ऑप्शनल कोर्सेज के लिए, तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 12 महीने की जो फीस है वो 27,500 है, लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS 10 के थ्रू जा रहे हैं तो ये फीस आपकी 24,750 हो जाएगी। तो ये तमाम बड़ी सुविधाएं अनअकैडमी की तरफ से दी गई हैं, जो कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी जो है वो एक बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है भारत का, जहां देश भर के तमाम ऐसे विशेषज्ञ जिन्हें अपने अपने विषयों में विशेषज्ञता हासिल है जुड़े हुए हैं। यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इन तमाम एजुकेटर्स की योग्यता और ज्ञान का लाभ लेकर आप अपने सिविल सर्विसेज के ड्रीम टारगेट को अचीव कर लेंगे आसानी से, बड़ी सहायता से। मैं आज भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में आपसे डिस्कस करूंगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था और इसके द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए। असल में ब्रिटिश सरकार, क्लीमेंट इटली की सरकार ने ये घोषित किया था 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की गई क्लीमेंट इटली के द्वारा, जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, कि 30 जून 1947 को भारत से ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाएगी और ब्रिटिश और भारत की शक्ति, भारत की सत्ता उत्तरदायी हाथों में सौंप दी जाएगी। ब्रिटिश सरकार की इस घोषणा के पश्चात मुस्लिम लीग वो आंदोलनरत हो गई और उसने विभाजन की मांग प्रस्तुत की। अपनी विभाजन की मांग जो पहले से करती आ रही थी उसे उसने फिर से दोहराया। लिहाजा 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा, 3 जून 1947 को, कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो यहाँ के वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने भारत के विभाजन की उसी दिन, मतलब 3 जून 1947 को ही भारत के विभाजन की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तो माउंटबेटन योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का निम्न सदन है, उसमें पेश किया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स 15 जुलाई 1947 को तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा 16 जुलाई को इस विधेयक को पारित किया गया। इस विधेयक को पारित कर दिए जाने के पश्चात इसे 18 जुलाई
1947 को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हो गई। कहने का मतलब है ब्रिटिश राजाध्यक्ष के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। और इस अधिनियम में जो प्रमुख प्रावधान किए गए थे उसमें पहली बात ये कही गई कि 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों मतलब पाकिस्तान एवं भारत की स्थापना की जाएगी। इसका ये मतलब था कि 15 अगस्त 1947 को मतलब भारत जो है वो ब्रिटेन के शासन से स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया। 1547 को ही भारत को 2 डोमिनियन राज्यों में विभाजित किया गया, एक तो भारत और दूसरा नवोदित राज्य जो अस्तित्व में आया वो पाकिस्तान। ये विभाजन, ये प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1977 के द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा किया गया। इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि दोनों राष्ट्रों के लिए पृथक पृथक अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और फिर से गवर्नर जनरल पदनाम को अस्तित्व में लाया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि वायसराय का मतलब था कि भारत में वो प्राधिकारी जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था, जो यूके के किंग का प्रतिनिधि था। मतलब चूंकि यूके का शासन था, मतलब उस प्रतिनिधि में, उस वायसराय में वहां के किंग का प्रतिनिधित्व निहित था। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 15 अगस्त 1947 को जिसे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है, इस दिन से ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो गई। ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो गई इसका मतलब है कि ब्रिटिश सरकार अपने जिस प्रतिनिधि के माध्यम से शासन कर रहा था उस प्रतिनिधि के शासन को भी समाप्त कर दिया गया और वो प्रतिनिधि जिस पदनाम से जाना जाता था वो पदनाम वायसराय था। लिहाजा वायसराय के पदनाम को समाप्त करके फिर से गवर्नर जनरल पदनाम को अस्तित्व में लाया गया। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह प्रावधान किया गया कि दो जो राज्य अस्तित्व में आए हैं, जो 2 डोमिनियन स्टेट अस्तित्व में आए हैं, पाकिस्तान और भारत, इन दोनों राज्यों में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी और दोनों राज्यों में गवर्नर जनरल की नियुक्ति उनकी कैबिनेट की सलाह के अनुसार ब्रिटेन का सम्राट करेगा, ब्रिटेन का किंग करेगा। भारत में माउंटबेटन को गवर्नर जनरल तथा जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा और वर्तमान संविधान सभा ही नए संविधान के बनने और लागू होने तक विधानमंडल के रूप में भारत शासन 1935 के एक्ट के तहत कार्य करती रही। तो ये प्रावधान किया गया था स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कि चूंकि 2 राज्य अस्तित्व में आ गए, अब दोनों राज्यों के लिए संविधान बनाना है। इन दोनों राज्यों के लिए अलग अलग संविधान बनाने के लिए अलग अलग संविधान सभा गठित करने का प्रावधान किया गया था स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। इस कानून में यह भी प्रावधान किया गया कि जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वही संविधान सभा विधानमंडल के रूप में अर्थात अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य करती रहेगी। इसका मतलब है कि संविधान सभा को इस एक्ट के द्वारा दोहरी भूमिका सौंपी गई। एक पहली जो भूमिका थी जिससे संविधान सभा का गठन किया गया था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने के लिए, और दूसरी जो भूमिका उसको सौंपी गई कि जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक यही संविधान सभा विधानमंडल, विधायिका, व्यवस्थापिका के दायित्वों का निर्वहन भी करेगी। मतलब देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, देश की शासन व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाने के लिए कानूनों के निर्माण का दायित्व भी संविधान सभा पर ही होगा, संविधान सभा ही काम करेगी। इस एक्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था
कि जिस समय संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही होगी उस समय उसे संविधान सभा कहा जाएगा, और जिस समय संविधान सभा देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनों का निर्माण कर रही होगी उस समय उसे विधायिका, व्यवस्थापिका, विधानमंडल या संसद के नाम से उसे जाना जाएगा। और संविधान सभा इन दोनों दायित्वों का निर्वहन अलग अलग कार्य दिवसों पर करेगी। जिस समय संविधान सभा संविधान के निर्माण का कार्य कर रही होगी उस समय संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, और जिस समय विधानमंडल, जिस समय संविधान सभा विधायिका के दायित्व का निर्वहन कर रही होगी, विधानमंडल के कृत्यों का निर्वहन कर रही होगी, उस समय संविधान सभा की अध्यक्षता जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर के द्वारा किया जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1947 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक भारत की शासन व्यवस्था का संचालन भारत शासन अधिनियम 1935 में दिए गए प्रावधानों के तहत किया जाता रहेगा। संविधान सभा जब बना लेगी, संविधान का निर्माण कर लेगी, तब भारत का संचालन, भारत की शासन व्यवस्था का संचालन भारत के संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत किया जाएगा। लेकिन उसके पूर्व जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं करती तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट के तहत भारत का शासन चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 ये जो एक कानून था, एक बहुत विस्तृत कानूनी दस्तावेज था जिसमें कुल 321 धाराएं, मतलब 321 अनुच्छेद इसमें दिए गए थे। इसमें 10 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया था और इसमें 16 भाग का उल्लेख किया गया था। तो एक बृहद कानूनी दस्तावेज था, और इस 321 धाराओं में से 200 धाराओं को लेके आगे चलकर हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने हमारे संविधान में शामिल भी किया है। भारत शासन अधिनियम 1947 के द्वारा देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट दी गई। इसमें ये बात अपने आप निहित है कि इसका ये तात्पर्य था, इसका ये नेतार्थ था कि देशी रियासतों के ऊपर से भी ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता को समाप्त कर दिया गया और देशी रियासतों को ये छूट दी गई, देशी रियासतों को ये स्वतंत्रता प्रदान की गई कि वो अपने भावी राजनीतिक संबंधों का निर्धारण खुद कर सकें। उन्हें पाकिस्तान में मिलना है, उन्हें भारत मिलना है, इस चीज का निर्णय देशी रियासत खुद करें। तो ये प्रावधान किया गया था भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत। इसी प्रकार ब्रिटिश क्राउन को, जैसा मैंने चर्चा किया कि ब्रिटिश क्राउन को देशी रियासतों पर से उसकी सर्वोच्च सत्ता, उसके प्रभुत्व को समाप्त करने की घोषणा की गई। भारत मंत्री का पद भी समाप्त कर दिया गया। दोनों अधिराज्यों की सीमा निर्धारण करने के लिए 2 सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। इन आयोगों का पंजाब और बंगाल के मुस्लिम व गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था। 4 सदस्यीय आयोग में 2 कांग्रेस के तथा 2 मुस्लिम लीग के शामिल होंगे। ये प्रावधान किया गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। दोनों संघ अपनी संविधान सभा में अपने लिए संविधान का निर्माण कर सकेंगे तथा उन्हें कॉमनवेल्थ से, मतलब राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। अगर आप राष्ट्रमंडल को समझ रहे हो, मतलब कॉमनवेल्थ नेशंस को समझ रहे हो, तो कॉमनवेल्थ नेशन का मतलब था कि उन राष्ट्रों का समूह जो कालांतर में ब्रिटेन के गुलाम थे, ब्रिटेन के अधीन थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे, और स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने आपसी सहयोग के लिए, विकास करने के लिए, आपसी सहयोग के लिए एक संगठन का निर्माण कर लिया।
एक संगठन बना लिया जिसे कॉमनवेल्थ नेशंस कहा जाता है या राष्ट्रमंडल समूह कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के लिए भी ये प्रावधान था कि वो राष्ट्रमंडल में मिल सकेंगे, राष्ट्रमंडल से मतलब संबद्ध हो सकेंगे। इस प्रकार का प्रावधान इस एक्ट में किया गया था। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में शेष भाग को भारत में सम्मिलित होना था। कहने का मतलब जो पाकिस्तान नाम का एक नया राज्य अस्तित्व में आ रहा था, इस एक्ट के द्वारा भारत के विभाजन के पश्चात, क्योंकि इसी एक्ट द्वारा भारत का विभाजन स्वीकार किया गया और एक नया राज्य पाकिस्तान नाम से जो अस्तित्व में आया था। तो पाकिस्तान राज्य में कौन कौन क्षेत्र शामिल होंगे, इसका उल्लेख भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया गया था और इसमें बात का उल्लेख था कि पाकिस्तान किन किन क्षेत्रों से मिलकर बनेगा। उसमें पूर्वी बंगाल को रखा गया था, पश्चिमी पंजाब को रखा गया था, सिंध को रखा गया था, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को रखा गया था और असम का जो सिलहट जिला था ये भी उसी में रखा, ये भी पाकिस्तान राज्य के अंतर्गत आएगा। शेष भारत जो था, शेष जो क्षेत्र था, उन क्षेत्रों से मिलकर भारत राज्य अस्तित्व में मतलब आ रहा था। ये प्रावधान किया गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। इसी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार क्रमशः 14 व 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा भारत नामक दो डोमिनियन राज्यों का गठन किया गया। मतलब पाकिस्तान अस्तित्व में कब आया, एक राज्य के रूप में, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, एक संप्रभु राज्य के रूप में 14 अगस्त 1947 को। और आप जानते भी होंगे कि इसीलिए पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि भारत का स्वतंत्रता दिवस वो हम भारतीय लोग 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अतः 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनैतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्र कुल में एक औपनिवेशिक राज्य का था, एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा भारत को प्राप्त था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब भारत ने मतलब अपना संविधान लागू किया तो भारत एक रिपब्लिक बन गया, भारत एक गणतंत्र बन गया और भारत जो है मतलब अब उपनिवेश राज्य का मतलब था, डोमिनियन स्टेट का मतलब था कि अभी भी प्रतीकात्मक रूप से, परोक्ष रूप से ब्रिटिश सम्राट ही मतलब वो अध्यक्ष होगा। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू करते हुए मतलब इन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया और भारतीय जनता के द्वारा परोक्ष रूप से भारत के राजाध्यक्ष तथा राष्ट्रपति के चुनाव करने का प्रावधान किया गया। तो ये प्रावधान था, ये मुख्य बिंदु थे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। आज हम भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। संविधान निर्माण के पूर्व भारत में कब कब और किन परिस्थितियों में संविधान निर्माण के लिए मांग की जाती रही और इस मांग का ब्रिटिश सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा, इन पर हम एक विस्तृत डिस्कस करेंगे, एक विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में माना जाता है कि भारतीय संविधान न तो किसी संयोग की उत्पत्ति है और न ही क्रमिक विकास का परिणाम है, बल्कि इसकी रचना एक संविधान सभा द्वारा लगभग 3 वर्षों का मतलब है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के विचार विमर्श के उपरांत की गई और इसे एक निश्चित तिथि पर अंगीकृत करते हुए एक निश्चित तिथि पर लागू कर दिया गया। एक निश्चित तिथि पर अंगीकृत करते हुए, अंगीकृत का मतलब है इनएक्ट करते हुए, एक निश्चित तिथि पर उसे लागू कर दिया। अंगीकृत का मतलब था कि वो एक महत्वपूर्ण तिथि जिस दिन संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान को पारित घोषित किया। और आप जानते हैं कि जिस दिन
संविधान सभा ने संविधान को पारित घोषित किया, वो तिथि 26 नवंबर 1949 की तिथि थी। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 284 सदस्यों की उपस्थिति में संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित घोषित किया गया। 284, इसका मतलब है कि पारित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। और इस प्रकार पारित संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया था। और इसी तिथि को, जिस दिन संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित घोषित किया गया, इसी तिथि को 395 अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया, ताकि राज्य व्यवस्था के कार्य का संचालन संविधान के प्रावधानों के तहत, उन प्रावधानों के तहत जिनको लागू करना आवश्यक था, जरूरी था, उन्हें 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। उन प्रावधानों में जो थे वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान थे, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 इन्हें लागू कर दिया गया। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, 367, 379, 388, 379, 380, 388, 391, 392, 393 इन उपबंधों को 26 नवंबर 1949 को ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। लेकिन शेष अनुच्छेदों को, भारतीय संविधान के और अनुच्छेदों को या पूरे संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। अब यहाँ एक विचारणीय प्रश्न है कि जब पूरा संविधान बन चुका था, पूरा संविधान बना के उसे पारित घोषित कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही, तो फिर 15 अनुच्छेदों को लागू करने के पश्चात शेष अनुच्छेदों को लागू करने की तिथि 26 जनवरी की तिथि को क्यों नियत किया गया, क्यों निर्धारित किया गया? ये एक विचारणीय सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया था। लाहौर वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन चूंकि 1929 की बात है, उस समय आप जानते हैं भारत का विभाजन नहीं होता और पाकिस्तान भी भारत में ही था, लाहौर भारत का ही हिस्सा था। वहीं पर कांग्रेस का सेशन आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता का दायित्व जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। इस अधिवेशन की समापन की तिथि पर संविधान, क्या नाम है, हमारे राष्ट्रवादियों के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता सेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जो कर रहे थे, उन्होंने अर्धरात्रि को, दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर इंडियन फ्लैग को फहराते हुए, भारतीय तिरंगे को फहराते हुए 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस रूप में, स्वराज दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य इसी तिथि को, मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए, ताकि उनके शाश्वत स्मृति में बना रहे कि वो महत्वपूर्ण तिथि है जिस दिन हमारे राष्ट्रवादियों ने स्वाधीनता का संकल्प लिया था। संकल्प ये था कि हम बेशक स्वतंत्र न हों, लेकिन हम 26 जनवरी की तिथि को, हर साल 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाते रहेंगे। इसी तिथि को आने वाली पीढ़ियों की शाश्वत स्मृति में संजोए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान लागू होने की तिथि के रूप में नियत किया था, निश्चित किया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को एक निश्चित तिथि पर अंगीकृत करते हुए, मतलब 26 नवंबर 1949 की तिथि, और एक निश्चित तिथि पर लागू करते हुए, मतलब 26 जनवरी 1950 की तिथि को संविधान को लागू किया गया। इस प्रकार भारत का संविधान ब्रिटिश संविधान के विरुद्ध एक लिखित तथा निर्मित संविधान है। असल में ब्रिटेन का संविधान जो है, ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था जो है, ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था जो है, उसके बारे में माना जाता है कि ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था शताब्दियों के विकास का परिणाम है, जो मूलतः परंपराओं पर आधारित है।
ब्रिटेन के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे नियम जिनके आधार पर ब्रिटेन में शासन के विभिन्न अंगों का गठन व कार्य संचालन किया जाता है, वे न तो पूर्णतः लिखे गए हैं और न ही एक पुस्तक के रूप में उपलब्ध हैं, बल्कि इनमें से अधिकांश नियमों को न तो औपचारिक रूप से व्यवस्थित रूप से इन्हें बनाया गया है और न ही इन्हें विधिवत लेखबद्ध किया गया है। यही कारण है कि ब्रिटिश संविधान पर टिप्पणी करते हुए एक प्रमुख विचारक टी टॉकविले ने कहा था कि देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में कोई संविधान ही नहीं है। ये कहना था डी टॉकविले का, क्योंकि ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था की जो प्रकृति थी, ब्रिटेन की संवैधानिक जो उस समय व्यवस्था थी, क्योंकि कोई लिखित संविधान नहीं था, कोई औपचारिक नियमों का समूह नहीं बनाया गया था, इसी चीज को देखते हुए उसने कहा कि ब्रिटेन में कोई संविधान ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था का अवलोकन और आकलन करें तो अमेरिकी संविधान दुनिया का पहला संविधान है जिसे एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा निर्मित किया गया। मतलब यूं आप समझ लें कि अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने अपने संविधान का निर्माण किया। अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है। अमेरिकी संविधान की रचना 1776 में अमेरिकी नगर फिलाडेल्फिया में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान की गई। इसे 1787 में कंप्लीट किया गया संविधान को, और उस संविधान को 1789 में अमेरिकी राज व्यवस्था में लागू किया गया था। तो अमेरिका दुनिया का पहला देश जिसने अपने संविधान की रचना की, अपने संविधान का निर्माण किया। यूं कह लें कि आधुनिक विश्व का पहला देश जिसने अपने संविधान, अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक लिखित संविधान का उसने निर्माण किया था। अगर हम भारत के संविधान के बारे में चर्चा करें तो भारत में संविधान की मांग स्वाधीनता की मांग में ही छुपी हुई थी। यानी मतलब है कि हमारे राष्ट्रवादियों के द्वारा, हम भारतीयों के द्वारा जो स्वाधीनता की मांग कर रहे थे, जो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, जो समय समय पर स्वराज की मांग कर रहे थे, तो इसी हमारे स्वाधीनता, स्वराज और स्वतंत्रता की मांग में ये बात निहित थी कि अब हम अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत शासित होंगे। तो इसका मतलब ये था कि भारत में संविधान की मांग में ही स्वाधीनता की मांग भी छुपी हुई थी। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किए गए स्वराज विधेयक में संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा गठित करने की बात कही गई थी। हालांकि ये बात मांग के तौर पर नहीं थी, इस बात को भारतीयों ने, हमारे राष्ट्रवादी ने आपस में विचार विमर्श किया था। जो स्वराज विधेयक पारित उन्होंने किया था, उस स्वराज विधेयक में एक आपसी एक सहमति कायम की गई थी कि हम जब स्वतंत्र हो गए तो हम खुद अपने संविधान का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। गांधी जी का ये बड़ा प्रसिद्ध कथन है जिसमें उन्होंने इस चीज को कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। और इस कथन में ये बात नहीं थी कि संविधान जब बना के भारतीयों पर लागू किया जाए तो भारतीय जनता का कोई भी समूह, कोई वर्ग, कोई समुदाय या कोई भी भारतीय मतलब ये महसूस न कर सके कि संविधान उसके ऊपर थोपा गया है, बल्कि उनका मानना था, या इस कथन में जो उनका निहितार्थ था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा, भारत में जो इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, इतनी विविधता पाई जाती है, तमाम समुदाय पाए जाते हैं, तमाम धर्म के मानने वाले लोग, तमाम जाति समूह, तमाम भाषाई और सांस्कृतिक समूह, तमाम क्षेत्रीय व नस्लीय समूह पाए जाते हैं। इन सारे समूहों का प्रतिनिधित्व संविधान को बनाने में हो,
ताकि कोई भी समूह या कोई भी व्यक्ति इस तरह का दोषारोपण न कर सके कि संविधान कुछ लोगों के द्वारा बनाकर उस पर थोप दिया गया है, बल्कि वो स्वयं इस बात को महसूस करने के लिए विवश हो कि इस संविधान को बनाने में हमारी अपनी निजी भूमिका भी है। ये संविधान हमने खुद बनाया है और हम इसे खुद स्वीकार कर रहे हैं। अपने इसी चीज को उन्होंने और स्पष्ट करते हुए कहा था कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। कहने का मतलब है कि इसमें इस गांधी जी के इस कथन में ये बात निहित है कि कोई भी व्यक्ति संविधान को अगर पढ़े तो उसको ये विदित हो कि इस श्रेष्ठ विधि के निर्माण में हमारी अपनी भी भूमिका है, हमने भी इसे बनाया है और हम इसीलिए हम इसे स्वीकार कर रहे हैं। संविधान जो है किसी विदेशी शक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी समूह विशेष द्वारा हमारे पर थोपा नहीं गया है। इसीलिए उन्होंने कहा था हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा गठित करने की मांग प्रस्तुत की। अभी तक आपने देखा लोकमान्य तिलक के निर्देशन में जो स्वराज विधेयक पारित किया गया था, या महात्मा गांधी ने जो मतलब अपना एक कथन संविधान के बारे में जारी किया था, उन्होंने जो दिया था, वो आपस की बातें थी, उसे भारतीयों ने आपस में उस पर विचार विमर्श किया था। लेकिन 1924 में मोतीलाल नेहरू ने जो संविधान सभा गठित करने की मांग की, ये पृथक बनाती है ऊपर की मांगों से, क्योंकि ये मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी गई थी। ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई थी कि अब हम अपना संविधान बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमको अपनी संविधान सभा गठित करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। इस मांग में भारत की स्वतंत्रता निहित थी। और आप जानते हैं कि अपनी इसी मांग के क्रम में 1988 में उपरोक्त मांग को नेहरू रिपोर्ट के नाम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? हालांकि हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में चर्चा किया था आपके सामने समक्ष, लेकिन एक बार फिर इसको समझ लीजिए कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी, जिसे 1928 में नेहरू रिपोर्ट के समक्ष नेहरू के द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। असल में भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को ऐसा संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी जो सभी दलों को स्वीकार्य हो, क्योंकि आप जानते हैं कि साइमन कमीशन का भारत में सभी दलों के द्वारा, यकीनन दलों के द्वारा विरोध किया गया था। ये विरोध जो भारत राष्ट्र सचिव लॉर्ड बर्कनहेड से थे, उन्हें नागवार गुजरा। विरोध करने का कारण भारतीयों को यह था कि क्योंकि साइमन कमीशन में किसी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, जबकि साइमन कमीशन गठित करने का ब्रिटिश सरकार का जो उद्देश्य था, उन्होंने जो दिखावे के तौर पर कहा था कि इस कमीशन को क्यों गठित किया जा रहा है, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि 1935 में जो नया कानून भारत के लिए बनकर आएगा, भारत में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, उस कानून के संदर्भ में भारतीय परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कि भाई भारत में जो विद्यमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में सुधार और संशोधन करने के लिए या प्रशासन करने के लिए किस कानून की आवश्यकता है, इस पर सिफारिश करने के लिए उन्होंने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय कमीशन का गठन किया था। क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था, क्योंकि भारत के बारे में सिफारिश करनी थी, भारत की परिस्थितियों के बारे में आकलन करना था, भारत की परिस्थितियों का सर्वे करना था, उसमें कोई भारतीय ही ना हो। इसका मतलब है कि इसमें कहीं न कहीं एक मेलाफाइट इंटेंशन, एक मेलिस इंटेंशन ब्रिटिश सरकार का था। इसी को देखते हुए भारत के यकीनन दलों ने, भारत के सभी बड़े दलों ने इसका विरोध किया था, इसके विरुद्ध नारे लगाए गए थे, इसके विरोध करने की मांग की गई थी। इसी चीज को देखते हुए भारत राष्ट्र सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा कि भाई
आप भी अपना कोई संवैधानिक मसौदा तैयार कर लीजिए, देखते हैं वो सभी दलों को स्वीकार होती है। जिसे कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए बर्कन हट द्वारा जो ये चुनौती दी गई, इसे कांग्रेस के द्वारा स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय नेहरू समिति का गठन किया गया था। ये नेहरू समिति 10 इसमें सदस्य थे और मोतीलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब कुल जो थे वो इसमें 11 लोग शामिल थे। नेहरू समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस रिपोर्ट में जो मांग की गई थी, इस रिपोर्ट में जो सिफारिश की गई थी, तो उसमें कहा गया था कि भारत को एक डोमिनियन या औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दिया जाए, केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की स्थापना की जाए, कार्यकारिणी पूरी तरह से विधायिका सभा के प्रति उत्तरदायी बनाई जाए, समस्त दायित्व भारतीय प्रतिनिधियों को सौंपा जाए, भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना की जाए तथा अवशिष्ट शक्तियां या रेडिजुअरी जो पावर थी वो सेंट्रल को दी जाए, सभी चुनाव क्षेत्रीय आधार पर हो, निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर हो, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त किया जाए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का राज्य का कोई राजधर्म नहीं होगा, पुरुष और स्त्रियों को समान नागरिक अधिकार देने की सिफारिश की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का प्रावधान था। कहा गया था कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाए जो संघीय प्रावधानों के अनुरूप हो। इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट की ये सिफारिश ब्रिटिश सरकार के समक्ष की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में किसी भी समुदाय के लिए अलग मतदाताओं तथा अल्पसंख्यकों के लिए कोई वेटेज, कोई अधिभार दिए जाने का प्रावधान नहीं किया गया था। इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको 11 सदस्य थे, जिसमें मोतीलाल नेहरू जो इसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस दल से बिलोंग करते थे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से बिलोंग करते थे, जवाहरलाल नेहरू जो सचिव थे कांग्रेस से बिलोंग करते थे, सर अली इमाम मुस्लिम लीग से संबंधित थे, सुवाब कुरैशी मुस्लिम लीग से संबंधित थे, एम एस राणे हिंदू महासभा से बिलोंग करते थे, एम आर जयकर हिंदू महासभा से बिलोंग करते थे, जी आर प्रधान जो है वो हरिजन संघ से बिलोंग करते थे, सरदार मंगल सिंह सिख पार्टी से बिलोंग करते थे, तेज बहादुर सप्रू वो उदारवादी पार्टी से संबंधित थे। इसी प्रकार जो 11वें सदस्य थे एम एन जोशी वो श्रमिक संघ नामक दल के प्रतिनिधि के रूप में नेहरू समिति में शामिल किए गए थे। इस समिति का जो सुझाव था कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाना चाहिए और उसका ध्यान ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अन्य उपनिवेशों के समान होना चाहिए। केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना होनी चाहिए। भारत के गवर्नर जनरल को लोकप्रिय मंत्रियों के परामर्श के आधार पर और संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करना चाहिए। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा द्विसदनीय बनाई जाए और मंत्रिमंडल उसके प्रति उत्तरदायी हो, जो निम्न सदन का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर प्रत्यक्ष रूप से तथा उच्च सदन का परोक्ष रूप से निर्वाचन किया जाए। प्रांतों में केंद्र की भांति उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति वितरण की एक योजना प्रस्तुत की जाए, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान कर दी जाएं। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्रदान किया जाए। सिंध को मुंबई से अलग कर इसको एक पृथक प्रांत बनाया जाए। इस रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया और उन्हें संविधान में स्थान देने की, संविधान में उसको उल्लिखित करने की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि देशी रियासतों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की जाए। साथ साथ उन्हें ये चेतावनी भी दी गई कि भारतीय संघ में उन्हें तभी सम्मिलित किया जाए जब उनके राज्य में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था सुनिश्चित हो। ये तमाम प्रावधान, ये तमाम सिफारिशें नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।
इसका विरोध जो जिन लोगों के द्वारा किया गया और जिन आधारों पर किया गया, तो नेहरू रिपोर्ट का विरोध नेहरू रिपोर्ट का जिन्ना और मुस्लिम लीग के अन्य नेताओं ने पुरजोर विरोध किया। जिन्ना के अनुसार इसके पीछे मूल कारण था सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं किया गया, क्योंकि नेहरू कमेटी में, नेहरू रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई थी कि जो 1909 से सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन का सिद्धांत चला आ रहा है, उसे समाप्त किया जाए। जिन्ना और मुस्लिम लीग से बनाए रखना चाहते थे, और चूंकि उसमें समाप्त करने की सिफारिश की गई थी, इसलिए जिन्ना और मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। वहीं कांग्रेस के कुछ लोग डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। वही गांधी जी का स्वयं का मांगना था कि हम पूर्ण स्वराज से कम किसी मुद्दे पर सहमत नहीं है। तो कांग्रेस के द्वारा भी इस मुद्दे पर, जो कि नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, एक ऐसा राज्य जहां अभी भी उसका राजाध्यक्ष प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटेन का किंग ही होगा, ब्रिटेन का सम्राट या साम्राज्ञी होगी। इसका विरोध कुछ कांग्रेसियों के द्वारा भी किया गया था कि नहीं, हम डोमिनियन नहीं होना चाहते, हमको पूर्ण स्वराज की आवश्यकता है, हम पूर्ण स्वराज बनना चाहते हैं। इस आधार पर कुछ कांग्रेसियों ने भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, मूल अधिकारों के जो मतलब, ये तो नेहरू रिपोर्ट का मतलब वो था। आगे जो संविधान के निर्माण से संबंधित जो ऐतिहासिक तथ्य थे, उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संबंध में है। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, इस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, मूल अधिकारों के संबंध में संकल्प पारित किया गया था। इस पर जैसे सवाल आपसे पूछा जाता, बहुत बार आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे जो सिविल का क्वेश्चन बैंक है, तो उसमें आपको मिलेगा कि स्वतंत्रता के पहले कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें सर्वप्रथम सब मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने के संबंध में संकल्प पारित किया गया था। तो 1921 के कराची कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसमें इस बात पर सहमति प्रकट करते हुए, सहमति बनाते हुए ये एक रिजोल्यूशन पारित किया गया था कि हम जब स्वतंत्रता के पश्चात अपने श्रेष्ठ संविधान का, अपने श्रेष्ठ सर्वोच्च विधि का निर्माण कर रहे होंगे, तो उस सर्वोच्च विधि में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मूल अधिकारों का उल्लेख हम करेंगे। इस संबंध में संकल्प पारित किया गया था कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। इसी प्रकार 1934 में भारत में साम्यवाद के प्रणेता, साम्यवादी विचारधारा, उन्हीं की प्रेरणा से भारत में आगे चलकर मतलब प्रतिफलित हुई। साम्यवाद के प्रणेता तथा लोकतंत्रवाद के धुर समर्थक, धुर समर्थक का मतलब है कटु समर्थक, प्रबल समर्थक, बहुत शक्तिशाली समर्थक एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय ने भी संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा गठित करने की मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी। लेकिन अभी तक जो कुछ ये मांगे थी वो इंडिविजुअली थी, व्यक्ति विशेष के द्वारा की गई थी। 1936 में इस मांग में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा गठित करने की मांग में एक बड़ी ताकत आई, क्योंकि अब ये व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं बल्कि एक संगठन विशेष के द्वारा एक मांग प्रस्तुत की गई। असल में 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन ये लखनऊ में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता का दायित्व सौंपा गया था जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू ने तमाम प्रयत्न और कोशिश करके कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस को इस बात के लिए कन्विंस किया था कि इस बात की घोषणा की जाए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने की। लिहाजा इस सेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षीय मंच से इस बात की उद्घोषणा की थी कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो
तो भारत में सभी विचारों के लोगों की एक प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए। यही प्रतिनिधि सभा संविधान सभा होगी, जो सर्वसम्मति से संविधान का निर्माण करेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की अपनी जो निजी उनकी प्रकृति थी, जो उनकी निजी प्रवृत्ति थी, तो उनके नेचर में, उनके स्वभाव में, उनके स्वरूप में ही सोशलिज्म और सेकुलरिज्म मतलब निवास करता था, वास करता था। वो समाजवाद के मतलब बड़े समर्थक थे, प्रबल समर्थक थे, सेकुलरिज्म के बड़े प्रबल समर्थक थे। और इसी उद्देश्य से उन्होंने कहा था कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है, यानी भारत को अगर स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और भारत को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, भारत अपना संविधान खुद बनाए, तो संविधान बनाने का जो तरीका हो वो तरीका कैसा हो, उस पर सुझाव देते हुए कांग्रेस अधिवेशन में, लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा था कि भारत में जितने धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, संस्कृति, नस्ल, क्षेत्र आदि के लोग रह रहे हैं, उनके उन सारे समुदायों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल किए जाएं। इन सारे समुदायों के प्रतिनिधियों की एक सभा हो, जिसे संविधान सभा कहा जाए, और यही संविधान सभा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करे। तो नेहरू जी के इस कथन में, इस मार्ग में, अगर आप इस पर विचार करें, अगर आप इसका विश्लेषण करें, तो आप पाएंगे कि नेहरू जी के इस कथन में, जवाहरलाल नेहरू के इस वक्तव्य में लोकतांत्रिक मूल्यों की एक खुशबू आती है। इसी प्रकार 1937 के फैजपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, इस अधिवेशन में भी संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा गठित करने के संबंध में संकल्प पारित किया गया था। इस अधिवेशन की जो फैजपुर में आयोजित किया गया था 1937 में, इसकी एक और बड़ी विशेषता है। स्वतंत्रता के पहले का ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन है, जिसे गांव में आयोजित किया गया था। इसके पहले, इस अधिवेशन के पहले कांग्रेस के जो भी अधिवेशन आयोजित हुए, वो शहरों में, नगरों में आयोजित किए गए। फैजपुर महाराष्ट्र में एक गांव है, उस गांव में इसका आयोजन किया गया। कांग्रेस अपने सेशन को गांव में आयोजित करने के लिए कहां से प्रेरित हुई? क्योंकि अब यहां तक आते आते कांग्रेस स्वयं को एक बड़ा स्वरूप देना चाहती थी। कांग्रेस सिद्ध करना चाहती थी कि कांग्रेस किसी क्षेत्र विशेष का दल नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें संपूर्ण भारत के लोगों की स्वीकृति और सहमति निहित है। लेकिन चूंकि कांग्रेस पर इस तरह की टिप्पणियां भी हो रही थी, इस तरह की आलोचनाएं भी हो रही थी कि कांग्रेस जो है वो पढ़े लिखे लोगों और शहरी और नगरी लोगों का दल है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस में पढ़े लिखे और नगरी लोगों का ही वर्चस्व था। जबकि कांग्रेस स्वयं को भारत का दल मतलब घोषित करना चाहती थी, भारत वो भारत का दल है, ये प्रमाणित करना चाहती थी। इसी उद्देश्य से और इसी आलोचना और टिप्पणी से बचने के लिए कांग्रेस ने ग्रामीण जनमानस को खुद से संबद्ध करने के लिए, खुद से जोड़ने के लिए, ताकि ग्रामीण जनमानस भी कांग्रेस से जुड़ सके, कांग्रेस से अटैच्ड हो सके, इसीलिए फैजपुर नामक गांव में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया। और इस अधिवेशन में भी संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित करने के संबंध में संकल्प पारित किया गया कि भाई एक संविधान सभा गठित की जाए, जो संविधान सभा स्वतंत्र भारत के लिए देश के संविधान का निर्माण करे। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात के, वर्तमान गुजरात के हरिपुरा में आयोजित किया गया था, और जिसकी अध्यक्षता का दायित्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षीय मंच को उद्घोषित करते हुए यह घोषणा की थी कि एक स्वतंत्र देश के लिए संविधान निर्माण का
एकमात्र तरीका संविधान सभा है। सिर्फ स्वतंत्रता और प्रजातंत्र में विश्वास न करने वाले लोग ही इसका विरोध कर सकते हैं। ये घोषणा की थी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में। इसी प्रकार 15 नवंबर 1939 को सी राजगोपालाचारी ने इन सारी मांगों में एक नई बात को शामिल करते हुए ये मांग की थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। अभी तक जो मांगे हो रही थी, केवल ये मांग की जा रही थी कि भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। वो संविधान सभा किस तरीके से अस्तित्व में आएगी, इस पर अभी कोई विचार नहीं किया गया था। किसी भी मांग में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया था। वो संविधान सभा मनोनीत संविधान सभा होगी, वो संविधान सभा निर्वाचित संविधान सभा होगी, इस पर विचार नहीं किया गया था। वो संविधान सभा मतलब परोक्ष निर्वाचन से होगी या प्रत्यक्ष निर्वाचन से होगी, इन सारे मुद्दों पर कोई मतलब स्पष्ट मत प्रकट नहीं किया गया था। लेकिन 15 नवंबर 1939 को सी राजगोपालाचारी ने मांग की कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। वयस्क मताधिकार शब्द को पहली बार जोड़ा गया संविधान सभा के गठन के संदर्भ में। उस समय जब मांग की गई थी 39 में, उस समय वयस्क मताधिकार का तात्पर्य होता था कि भारत के वे स्त्री पुरुष जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हैं, जिन्होंने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, उनके द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाए। उस समय असल में सामान्य धारणा ये थी कि जो स्त्री पुरुष ये 21 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हैं, उनके बारे में माना गया, ये समझा गया कि वे अपने स्वयं के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने राज्य के बारे में निर्णय लेने के लिए मानसिक स्तर पर सक्षम हो गए हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो ऐसे विचारवान लोगों के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि एक श्रेष्ठ संविधान, एक व्यवस्थित संविधान, एक सर्वोच्च संविधान को अस्तित्व में लाया जा सके, जिसके माध्यम से भारत में शासन व्यवस्था का संचालन हो सके। ये निहितार्थ था, ये विचार था डॉक्टर सी राजगोपालाचारी का, और अपने इन्हीं विचारों को प्रकट करते हुए उन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किए जाने की मांग प्रस्तुत की थी। लेकिन आरंभ में भारतीयों द्वारा की गई इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा अस्वीकार किया जाता रहा, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं तथा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की इस मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार करने हेतु विवश कर दिया। कौन सी घटना है? अभी तक ब्रिटिश सरकार हमारी सारी मांग को सिरे से डिनाई कर रही थी, सिरे से अस्वीकार, सिरे से खारिज कर रही थी। लेकिन अब वो जो है इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए विवश हुई, और विवशता कहां से आई? द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं। आप जानते हैं कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि पोलैंड को ब्रिटेन और फ्रांस ने स्वतंत्रता की गारंटी दे रखी थी। इसलिए फ्रांस और इंग्लैंड ने इस बात की घोषणा की कि जर्मनी अपनी सेनाएं वापस बुलाए पोलैंड से, नहीं तो पोलैंड की तरफ से हम इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे। ये तात्कालिक कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ का। तो द्वितीय विश्व युद्ध की घटना है, और इस द्वितीय विश्व युद्ध की घटना के आरंभ की वजह से जो अंतरराष्ट्रीय वातावरण बना, ये अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने ब्रिटिश सरकार को एक बार विवश किया कि वो भारतीयों की स्वाधीनता की मांग पर, संविधान बनाने की मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श करें। परिणाम स्वरूप
तत्काल तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड लिथगो, जो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पारित करके उन्होंने कहा कि भारत का संविधान स्वभावतः और स्वतः भारतवासी ही तैयार करेंगे। ये एक पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार के एक प्रतिनिधि के द्वारा संकल्प पारित करके ये एक स्वीकारोक्ति प्रदान की गई कि भारत का संविधान ठीक है, भारतवासी ही तैयार करेंगे। क्योंकि हम भारतवासी इस बार हमारे राष्ट्रवादी इस चीज की मांग पर अड़े हुए थे कि स्वतंत्रता के बाद हम जिस संवैधानिक व्यवस्था के तहत अपना शासन करेंगे, उस संविधान का निर्माण हम खुद करें। ये हमारी मांग थी, ये हमारी राष्ट्रवादियों की मांग थी। और इसी चीज की एक मतलब कह लीजिए कि परोक्ष स्वीकृति ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान करते हुए, जिसे ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में लॉर्ड लिथगो ने इसे मतलब एक प्रस्ताव के रूप में पारित किया। और इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव या लिन लिथगो प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अब अगस्त प्रस्ताव में किन किन बातों का उल्लेख किया गया था, अगस्त प्रस्ताव क्यों पारित किया गया था, अगस्त प्रस्ताव पारित करने के पीछे की क्या घटनाएं थी, उसके पीछे के विचार क्या थे, उसके पीछे के कारण क्या थे, उस पर हम चर्चा करते हैं। अगस्त प्रस्ताव पारित करने के पीछे जो कारण थे, तो पहला कारण था क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट। क्योंकि आप जानते हैं कि 1936-37 में प्रांतों में निर्वाचित मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ गए थे। 1937 में जो प्रांतों में निर्वाचन कराया गया था, और निर्वाचन मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर लड़ी थी, ज्वाइंट होकर लड़ी। उनको उनका मतलब एलाइनेशन के तहत उन्होंने लड़ा था, सीटों का समझौता किया था। इस इलेक्शन में कांग्रेस को जो सामान्य सीटें थी, जो सामान्य स्थान थे, वहां उसे मतलब 75% स्थान मिले, एक बड़ा उनको मेजोरिटी मिली, एक बड़ा उनको जन समर्थन मिला। मुस्लिम लीग की स्थिति ठीक नहीं रही। जहां पर मुसलमान अल्पसंख्यक थे, वहां तो मुस्लिम लीग मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ आकृष्ट कर पाई, लेकिन जहां वो अल्पसंख्यक नहीं थी, वहां मुस्लिम लीग मुसलमानों को भी अपनी तरफ जो है वो आकर्षित करने में असफल रही। सभी हिंदू बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने, कांग्रेस को मेजोरिटी मिली, कांग्रेस बहुमत में आई। पंजाब और बंगाल जहां मुसलमान बहुमत में थे, वहां भी मुस्लिम लीग कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि पंजाब में यूनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी अस्तित्व में आई। जबकि मुस्लिम लीग को इस बात की उम्मीद थी कि ये दो प्रांत ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल प्रांत हैं, यहाँ उसे मेजोरिटी मिलनी चाहिए, यहाँ उसे बहुत मिलना चाहिए। लेकिन इन दोनों राज्य भी उसके हाथ से छिटके, और वहां पर बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाई और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने क्या नाम है वो अस्तित्व में आई, वो सत्ता में आई। सरकार ने क्या किया, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की दयनीय स्थिति को देखते हुए मुस्लिम लीग को सरकार में शामिल करने से मना कर दिया। इससे मुस्लिम लीग बहुत रुष्ट हुई, दोनों के बीच खाई और बढ़ी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। उसी बीच कांग्रेस ने एक जनसंपर्क मतलब अभियान चलाने का निर्णय लिया, उससे भी मुस्लिम लीग में बड़ी खुन्नस आई कांग्रेस के प्रति। इस अभियान का उद्देश्य था कांग्रेस का कि ग्रामीण क्षेत्र का जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम जनता है, उसको कांग्रेस से जोड़ा जाए, उन्हें कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराया जाए और कांग्रेस से संबद्ध किया जाए। मुस्लिम लीग को लगा कि उसके जो परंपरागत समर्थक हैं, उन्हें भी लुभाने के लिए कांग्रेस द्वारा एक कार्यक्रम चल रहा है। तो इन दोनों कारणों से मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एक बड़ी खाई बन गई, एक बड़ी दूरी बन गई।
अब अगस्त प्रस्ताव जो पारित किया गया था, इस प्रस्ताव में चूंकि गांधी जी का मानना था कि उसे निश्चित आश्वासन दिया जाए कि भाई आप हमको डेट बताइए, आप हमको तिथि तय करिए कि हम कब स्वतंत्र होंगे, अपने संविधान का निर्माण करेंगे। चूंकि अगस्त प्रस्ताव में इस तरह की कोई सुनिश्चित डेट तय नहीं की गई थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लॉर्ड लिथिको के द्वारा कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया गया था, जिसका विरोध करते हुए गांधी जी ने, कांग्रेस ने कांग्रेस शासित प्रांतों में रिजाइन करवा दिया 22 सितंबर 1939 को। इसलिए मुस्लिम लीग ने 22 सितंबर 1900 में, मतलब इस तिथि को, 22 सितंबर की तिथि को, 22 की तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। उसका मानना था चूंकि कांग्रेस ने वहां रिजाइन कर दिया है, तो उन्होंने मुक्ति दिवस की, ये राज्य कांग्रेस के कुशासन से मुक्त, कुशासन का आरोप लगाती थी कि कांग्रेस के कुशासन से मुक्त हो गए, जबकि ये उसकी अपनी निजी खींच थी। कांग्रेस का कोई कुशासन नहीं, बल्कि आरोप था मुस्लिम लीग का। तो इसीलिए अगस्त प्रस्ताव को पारित होने का जो घटनाएं थी, कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट आ गया राज्यों में। इस संकट से कैसे निपटा जाए, इस संकट का क्या समाधान हो सकता है, उसी समाधान की तलाश में अगस्त प्रस्ताव को पारित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की, मतलब असाधारण सफलता को देखते हुए, बेल्जियम, हालैंड, फ्रांस के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति नाजुक हो गई थी। फलता ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। इस नीति की वजह से इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए प्रेरित हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकता प्राप्त करने के लिए कैसे, ये हृदय परिवर्तन तो नहीं था कि भारत का संविधान भारतीय बनाएंगे, जिसे अभी तक ब्रिटिश सरकार द्वारा मना किया जाता रहा। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने उसे बेबस किया, क्योंकि भारतीयों का सहयोग उनको चाहिए था इस युद्ध में। इस युद्ध में निरंतर ब्रिटिश सरकार कमजोर होती जा रही थी। वायसराय लॉर्ड लिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस मुख्य लक्ष्य है। भारत को एक डोमिनियन स्टेटस, एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, इस प्रस्ताव में बात कही गई थी। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी का प्रसार तथा अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, इस तरह की प्रतिबद्धता दर्शाई गई। युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये एक आश्वासन दिया गया, जिसमें मुख्यतः भारतीय अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे, ये बात कही गई थी। अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया था कि भारत का संविधान स्वभावतः और स्वतः भारतवासी ही तैयार करेंगे। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि मुख्यतः भारतीय अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। संविधान ऐसा होगा कि रक्षा, अल्पसंख्यकों के हित, राज्यों से संधियां तथा अखिल भारतीय सेवाओं आदि से जुड़े मुद्दों पर भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। इस प्रस्ताव में यह बात कही गई थी। अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जो उसके विरुद्ध हो। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता से कम समझौता नहीं चाहती थी, जबकि उसमें कोई डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी। उसमें कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया गया था, उसमें कोई तिथि नहीं बताई गई थी कि भारत का संविधान भारतीय कब बनाएंगे, भारत कब स्वतंत्र होगा। लिहाजा कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया। नेहरू जी ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा अप्रासंगिक हो चुका है, उसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं बचा है। गांधी जी ने घोषणा की कि अगस्त प्रस्ताव के रूप में सरकार ने जो घोषणाएं की हैं,
उनसे राष्ट्रवादियों तथा उपनिवेशी सरकार के बीच खाई और चौड़ी हो गई है। यद्यपि मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के संबंध में दिए गए आश्वासन का स्वागत किया, किंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण उसने भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी अब इस अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार किया था, लेस्गो प्रस्ताव को स्वीकार किया था, क्योंकि उसमें अलग पाकिस्तान की उनकी जो मांग थी उसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया था, उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। लीग ने तो यहां तक कहा कि भारत का विभाजन ही गतिरोध का एकमात्र हल है। अगर हम इसका मूल्यांकन के तौर पर चर्चा करें अगस्त प्रस्ताव की, तो प्रस्ताव में प्रथम बार भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई थी। ये एक हमारी बड़ी मनोवैज्ञानिक विजय थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की उस मांग का, जो शताब्दियों से होता आ रहा था, कि भारत को स्वतंत्र किया जाए और भारतीयों को संविधान निर्माण की अपने श्रेष्ठ कानून बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। तो इसमें बेशक परोक्ष रूप से, बेशक बिना किसी आश्वासन के, बेशक बिना तिथि के निर्धारण के मांग स्वीकार की गई, लेकिन ये दबाव तो ब्रिटिश सरकार पर आया ही कि हाँ भाई ठीक है, भारत का संविधान भारतीय ही तैयार करेंगे। इसमें बात तो इतनी स्पष्ट ही हो गई कि भारत का संविधान स्वतंत्रता के बाद भारत जिस संविधान से शासित होगा, वो संविधान किसी विदेशी शक्ति के द्वारा, किसी मतलब ब्रिटिश सत्ता के द्वारा नहीं बनाया जाएगा, बल्कि भारतीय खुद अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने संविधान की रूपरेखा तय करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। तो एक बड़ी एक बड़ी सफलता थी। इसी प्रकार डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। नेहरू जी का मानना था कि डोमिनियन स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डोमिनियन स्टेटस बेशक हमको मिल रहा, हम ले रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वहां का डोमिनियन का मतलब है कि वहां का राजा प्रतीकात्मक रूप से भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारे आंतरिक या गृह मामलों में उसको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा, इसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करके भारतीयों को प्रथम बार बहुमत दिया गया। ये अगस्त प्रस्ताव की देन थी। किंतु रक्षा, वित्त एवं गृह जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी भी अंग्रेजों का वर्चस्व बना रहा। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी गठन किया गया, जिसका कार्य संबंधित विषय पर सलाह देना था। तो ये सारे प्रावधान अगस्त प्रस्ताव से संबंधित थे। ठीक है, थैंक यू। आज में रुकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, अनअकैडमी से जुड़िए, ताकि आप जो है अपने सिविल सर्विसेज के ड्रीम जो टारगेट आपने डिसाइड किया है उसे आप अचीव कर सकें। थैंक यू।